आज हमारा ख़ुसूसी शो एक बहुत ही अहम इशू पर है और वो है बिजली का बहरान। बिजली का बिल आज हर पाकिस्तानी के लिए एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। इससे रिलेटेड जो चीज़ें हमारे जहन में आती हैं और जो मीडिया पे गर्दिश कर रही होती हैं और पॉलिसी मेकर्स के लिए एक बहुत बड़ा इशू बन चुकी हैं, वो है इम्पोर्टेड फ्यूल की कास्ट और सर्कुलर डेट। और इन सारे इश्यूज़ पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जो साइंटिस्ट हैं, तज्ज़िया निगार हैं और टीचर हैं और पब्लिक फिगर हैं, डॉक्टर फरीद मलिक साहब। शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने का। डॉक्टर साहब, हम सर्कुलर डेट का जो वर्ल्ड है ये 90 से सुनते आ रहे हैं, लेकिन जब जरदारी गवर्नमेंट ने हैंड ओवर की गवर्नमेंट नवाज शरीफ को, तो उस वक्त था 500 बिलियन रुपए का सर्कुलर डेट। बाद में 2015 से लेकर 18 तक ये बढ़कर हो गया कोई 5300 बिलियन रुपीस तक। तो ये इस सारे सर्कुलर डेट को इतना बढ़ने में क्या वजूहात हैं, गलती कहाँ पे हुई? बेसिकली जो इम्पोर्टेड फ्यूल के जो प्लांट्स लगे और लगते गए और लगते जा रहे हैं, ये बेसिक इसकी वजह है इस सब की। देखिए, कोई भी मुल्क इम्पोर्टेड फ्यूल पे नहीं चल सकता। देखो, ईंधन जो है वो आपका डोमेस्टिक होना चाहिए, इसके अलावा और कोई आपके पास चॉइस नहीं है। हम वी वर बेसिकली एन एनर्जी सरप्लस नेशन। जब सुई गैस निकली 1952 से लेके 2002 तक, वी वर एनर्जी सरप्लस नेशन। एनर्जी का मसला ही कोई नहीं था यार। देखो ना, गैस हर जगह हमने पहुँचाई, मगर उसको ओवर यूज़ किया, मिसमैनेज किया, वो निकल गई हाथ से। अब हम गैस भी इंपोर्ट कर रहे हैं और हम अब बिजली के बनाने के लिए फ्यूल भी इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इंपोर्टेड फ्यूल पे दुनिया की महंगी तरीन बिजली और महंगी तरीन गैस जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त दस्तयाब है। अवेलेबिलिटी इंश्योर की गई है, अफोर्डेबिलिटी नहीं इंश्योर की। अच्छा, जब थर कोल के जो डिपॉजिट हैं इतने बड़े, उनको क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया? और हम आपके बातों में जो जाहिर होता है कि सबसे बड़ा इशू यही है रहा है कि जी इंपोर्टेड फ्यूल की वजह से ये सारे मसाइल हुए, जबकि हमारे पास थर कोल है, तो उसको क्यों नहीं यूटिलाइज किया गया? देखें जी, ये 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये है कि हमारे यहाँ लार्ज स्केल कमर्शियल माइनिंग का एक्सपीरियंस बहुत कम था। संदक में शुरू हमने किया था, मगर वो फिर चाइनीज़ को हमने हैंड ओवर कर दिया। एक तो ये वजह थी। दूसरी वजह ये थी, जिस तरह आपने मेंशन किया, कि ये इंपोर्ट लॉबीज़ जो हैं ये बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करती हैं। तीसरा ये है कि हर नेचुरल डिपॉजिट जो होता है वो यूनिक होता है, उसके चैलेंजेस होते हैं, उसके लिए आपको प्रोफेशनल्स चाहिए होते हैं जो उसका कोई हल, कोई सोल्यूशन निकालते हैं। देन यू हैव टू पुट द पीसेस टुगेदर टू मेक श्योर कि आपका जो नेचुरल डिपॉजिट है वो डेवलप हो जाए। थर में भी ये मसला था कि कोयले के ऊपर पानी था, अब उससे डील करना था आपने। तो वो हमने रिपीटेडली, खुद मैंने जाके प्रेजेंटेशन दी, सजेस्ट किया कि जी हम एक टेस्ट माइन बनाते हैं, वी हैव टू शो कमिटमेंट कि हमें ये कोयला चाहिए, ये हमारा एनर्जी फ्यूचर है। जिस तरह 52 में सुई गैस का तोहफा हमारी पेरेंट्स की जनरेशन ने हमें दिया था, ये हमारा तोहफा होगा कमिंग जनरेशन्स के लिए, क्योंकि 200 साल के लिए हमारी फ्यूल रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकता है। मगर वो 2004 से लेके 2018 तक 14 साल मुझे स्ट्रगल करना पड़ा कि वहाँ कोल जो था वो डेवलप हो और कोयला निकाला जाए। ठीक, कोयला ही नहीं निकला, यानी 14 साल परसिस्टेंट एफर्ट्स के बाद कोयला निकला। वो भी शुक्र है कि वो सिंध एंग्लो कोल माइनिंग कंपनी बनी, विच वाज अ जॉइंट वेंचर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, के कोयले तक हम पहुँचे, कोयला निकला और अब 2 माइंस हैं वहाँ, उससे बिजली बन रही है जो इनएक्सपेंसिव बिजली है, 10 रुपये से कम पर यूनिट पड़ रही है, और उससे हमने गैसीफाई भी कर लिया है ना। तो हमारा एनर्जी फ्यूचर जो है अब वो कोल बेस्ड होना चाहिए। अच्छा, होना चाहिए कोल बेस्ड एनर्जी, लेकिन हमारे साथ इधर लाहौर से मेरे ख्याल में 150 किलोमीटर पे साहिवाल कोल पावर प्लांट है जी। इसको आप अगर अब मैंने एक आर्टिकल में आपने पढ़ा था, लिखा है कि डिबेकल ऑफ द सेंचुरी जी, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल? देखें जी, ज़्यादातर जो कोल फायर पावर प्लांट्स होते हैं, क्योंकि इसमें फ्यूल सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये ज़्यादातर माउथ ऑफ माइन पे लगते हैं, यानी जहाँ से कोयला निकलता है वहीं पावर प्लांट होता है। जैसे लाकड़ा में, वहाँ लाकड़ा में कोयला भी निकलता है और वहाँ 350 मेगावाट के पावर प्लांट लगे हुए हैं।
ये यूनिक पावर प्लांट है कि जो ना माइन के ऊपर है, ना समुद्र शोर के ऊपर है कि सप्लाई, कोयले की सप्लाई जो है वो इंश्योर कर सके। और ये बिल्कुल साइट सिलेक्शन बिल्कुल गलत थी। ये कोयला पहले कराची पोर्ट पे उतरता है, फिर ये उसकी रेलवे की बोगीज में साहिवाल तक पहुंचता है, और फिर ये बिजली बनाता है, और इम्पोर्टेड कोल है, और बहुत महंगी बिजली बना रहा है। तो जो एडवांटेज थी कोल फायर पावर प्लांट्स की और इनएक्सपेंसिव एनर्जी की, वो भी इसने मीट नहीं की। से लोकेशन भी ठीक नहीं है, लॉजिस्टिक्स भी ठीक नहीं है, तो ये तो टोटल डिजास्टर बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि इसको मूव कर देना चाहिए टू थर, और ये मूव हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि ये मॉड्यूलर होते हैं ये प्लांट। अब ये चाइना से भी उठा के लाए, कोई नया प्लांट नहीं था ये, तो इसको आप उठा के लाते हैं, फर्स्ट आपको पोर करना पड़ता है, उसके ऊपर ला के आप इसको लगाते हैं। अगर उसको उधर मूव कर देंगे तो एक जो हमारे मुल्क में एक बहुत ही पावरफुल माफिया है, इंपोर्टर माफिया, कोल इंपोर्टर माफिया, उसका क्या बनेगा? वो देखिए जी, फ्यूल, कोई मुल्क इंपोर्टेड फ्यूल पे नहीं चल सकता। ये जो अमेरिका को जो सबक मिला था ऑयल एम्बार्गो का 1973 का, जब से अब तक ये बात तय हो गई है कि आपको अपनी फ्यूल सप्लाई इंश्योर करनी पड़ेगी, उसके बगैर आप नहीं चल सकते। ठीक, अब मैं आपको जर्मनी का भी एग्जांपल दूं। जर्मनी ने बहुत अरसा विंड पावर जनरेशन बहुत अरसा की, अब वो भी हाइड्रोजन की तरफ जा रहे हैं। दे आर ऑल्सो गोइंग टूवर्ड्स हाइड्रोजन। ये फ्यूल का जब तक अपना डोमेस्टिक आपके अपने कंट्रोल में नहीं होता, सस्टेनेबिलिटी, उसकी अवेलेबिलिटी आप इंश्योर नहीं कर सकते। इंपोर्टेड फ्यूल पे कोई दुनिया का मुल्क नहीं चल सकता। तो 73 में जब अमेरिका में ऑयल एम्बार्गो लगा और अमेरिका एकदम क्राइसिस में आ गया, तो उस वक्त प्रेसिडेंट थे जिमी कार्टर, बहुत इंजीनियर थे। उन्होंने कौम से माफ़ी मांगी, उनका जब कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ये भी हो सकता है। तो बहरहाल, तो उन्होंने फिर डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी बनाया, और जितने फ्यूल सोर्सेज हो सकते थे, जितने एनर्जी सोर्सेज हो सकते थे, सबको इन्वेस्टिगेट किया, जिसमें सोलर भी था, विंड भी थी, जियोथर्मल भी थी, कोला भी था, ऑयल भी था, वो ये समुद्र की जो वेव्स हैं उससे भी जो कर सकते, तो न्यूक्लियर भी था। हर चीज़ उन्होंने इन्वेस्टिगेट की ताकि ऑप्शंस हो, फ्यूल की मल्टीपल ऑप्शंस होनी चाहिए, डोमेस्टिक, इंटरनल, ताकि उस पर आप बेस करके अपना सारा एनर्जी सिस्टम डेवलप करें। अच्छा, हमने मांगे तांगे के फ्यूल से बिजली इतनी बना दी। अब मसला ये है कि पाकिस्तान में बिजली की कीमतों का मसला है जी, सप्लाई का मसला नहीं है। हाँ, इस वक्त हम प्रोग्राम बाहर कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त बिजली नहीं है। ये फिर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है। तो ये मसला कीमतों का है या सब उसका है, सप्लाई का है? मेनली अफोर्डेबिलिटी का है। अच्छा, ये भी आपने जो सिस्टम का जिक्र किया, बिजली जब आप बनाते हैं तो वो आपको शॉपर में ले जाके नहीं किसी को दे सकते। इट हैज़ टू बी इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म। सी, जब तक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म नहीं होगा, सिर्फ बिजली बना देना इज नॉट इनफ। आपको उसमें ट्रांसमिट भी करना है, डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, बिलिंग भी होनी, पूरा एक चेन है, एक नेटवर्क है। तो आपने एक मसला हल कर दिया, वो भी इंपोर्टेड फ्यूल पे, कि आपने बिजली बना दी। सी, अब आपने पहुंचानी किस तरह कंज्यूमर तक, बिलिंग किस तरह होगी, सी, उसकी अवेलेबिलिटी, उसकी अफोर्डेबिलिटी, वो आपने कवर ही नहीं किया। डॉक्टर साहब, ये पिछले दिनों मसला बहुत चला हुआ था, और कोई एक पूरा ग्रुप था, वो कैपेसिटी चार्जेस के खिलाफ उन्होंने मुहिम चलाई। ये कैपेसिटी चार्जेस का क्या इशू है? ये जी इशू ये है कि आप उस वक्त इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं हो रही थी, इन्वेस्टर कोई पाकिस्तान में नहीं आ रहा था, अभी भी नहीं आ रहे इन्वेस्टर। हमारे एक इशू है इन्वेस्टमेंट का, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रीजन, जिसमें हमारे ब्यूरोक्रेसी और कानून और ये सारा रूल ऑफ लॉ, ये सारी चीज़ें हैं। तो इन्वेस्टर नहीं आ रहे थे, शॉर्टेज थी, एक्यूट शॉर्टेज थी, क्राइसिस थी। तो वो जो लैक ऑफ अवेलेबिलिटी थी, उसको कवर करने के लिए उन्होंने ये शॉर्ट टर्म और वेस्टेड इंटरेस्ट और किकबैक की बेसिस पे बड़े अनफेवरेबल साइन किए एग्रीमेंट्स, और कैपेसिटी चार्जेस उन्हें दे दिए कि जी आप बिजली बनाएं या ना बनाएं, हम आपको पैसे देंगे, ताकि वो आएँ और यहाँ बिजली घर लेके आएँ और बिजली बनाना शुरू करें। तो आपने अफोर्डेबिलिटी को मद्देनज़र रखा, आपने सिर्फ अवेलेबिलिटी को मद्देनज़र रख के ये सारा आपने लॉन्च किया, और वो मोस्टली इंपोर्टेड फ्यूल पे थे, और ऑयल बेस्ड थे, फर्नेस ऑयल बेस्ड थे, मोस्टली इंपोर्टेड फ्यूल थे। बाद में फिर आपने वो उसको गैस पे लगाया, फिर गैस ख़त्म हो गया, आपने इंपोर्टेड LNG पे लगा दिया। तो फ्यूल का क्राइसिस जो है ये थ्रू आउट हमारे रहा है, और ये एक मेजर है इशू
ऑफ आर सर्कुलर डेट ऑल्सो, यानी गैस की भी, फ्यूल की भी सर्कुलर डेट है हमारी, और पावर की एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी की भी सर्कुलर डेट है। डॉक्टर साहब हमारे नाजरीन के लिए बताएं, हम दोबारा थर पे आते हैं क्योंकि थर ऐसी चीज़ है जिसको आप गेम चेंजर कहते हैं, तो उससे रिलेटेड एक वर्ड आता है गैसिफिकेशन, उसके बारे में हमारे नाजरीन को देखें जी, सारी दुनिया में ये इस वक्त, क्योंकि बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज, कोयला जलाना जो है इसके खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबीज हैं कि कोयला जलाएं ना, क्योंकि जब वो कोयला जलाते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में जाती है उससे पोल्यूशन होती है। तो इस पे तो कंसेंसस, और मैं भी इसमें बिलीव करता हूँ कि 21वीं सदी में आपको कोयला जलाना नहीं चाहिए। मगर हैविंग सेड दैट, इशू ये है कि जब तक आपकी बैटरीज सस्ती नहीं होंगी, आपको थर्मल एनर्जी चाहिए, फ्यूल चाहिए पावर जनरेशन के लिए, बेस लोड कैरी करने के लिए। दुनिया ने $5 ट्रिलियन खर्च किए कि कोयले से निजात मिल जाए, $5 ट्रिलियन की रिसर्च हुई। अब वो रियलाइज ये करते हैं जी, कोयले से जब तक बैटरी सस्ती नहीं होगी आपको कोयले से निजात नहीं मिलेगी। आपने बेस लोड कैरी करने के लिए आपको थर्मल सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, तो कोयले को आप क्लीन फ्यूल में कन्वर्ट करें। उसका तरीका ये कि उसको गैसीफाई कर दें। जब वो गैसिफिकेशन में चला जाता है कोयला, तो 80% साफ हो जाता है, क्लीन फ्यूल हो जाता है, नेचुरल गैस बन जाती है। तो नेचर का भी एक साइकिल है कि जब ऑर्गेनिक मटेरियल डिके होता है, सबसे पहले कोयला बनता है, फिर तेल बनता है, फिर गैस बनती है। तो गैस इज द क्लीनेस्ट फ्यूल, तो वो ऑफ कार्बन साइकिल। तो वो फिर आप अगर जब गैसीफाई कर लेते हैं, फिर आपके पास ऑप्शंस मल्टीपल हो जाते हैं। आप उसको पाइपलाइन में भी डाल सकते हैं, उससे आप फर्टिलाइजर भी बना सकते हैं, उससे आप केमिकल्स भी बना सकते हैं। चाइना में बहुत गैसिफिकेशन हो रही है, इस वजह से इस वक्त दुनिया में कोल गैसिफिकेशन चाइना में हो रही है। वैसे तो जर्मनी में बहुत शुरू में जर्मनी में हुई थी, ये उन्होंने ये डेवलप किया था प्रोसेस, जर्मनी में लुर्गी प्रोसेस जो डेवलप हुआ था। ये थर में फौजी फर्टिलाइजर जी कंपनी वो पावर प्लांट लगाने जा रही है, तो वो भी पावर प्लांट नहीं लगा रहे, वो फर्टिलाइजर प्लांट लगाएंगे। वो पावर प्लांट नहीं लगाएंगे, वो उससे गैसीफाई करेंगे कोयले को, उससे वो फर्टिलाइजर बनाएंगे। क्योंकि फर्टिलाइजर भी हम इंपोर्ट करते हैं, कोई 200 to 300 मिलियन डॉलर का हम फर्टिलाइजर भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ गैस नहीं है हमारे पास। कैपेसिटी है हमारे पास, गैस नहीं है, गैस वी आर आउट ऑफ गैस। तो अगर वो कोयले से हम गैस बनाएंगे, उससे हम फर्टिलाइजर भी बना सकते हैं, पाइपलाइन क्वालिटी गैस भी बना सकते हैं, डीजल भी बना सकते हैं, पावर जनरेशन भी कर सकते हैं। तो हमारा बेसिकली अगर 21st सेंचुरी टेक्नोलॉजी के साथ हम थर को बेस करके एक एनर्जी सिस्टम डेवलप कर सकते हैं जो इनएक्सपेंसिव होगा और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होगा और अफोर्डेबल होगा। तो डॉक्टर साहब हम क्या राइट ट्रैक पे हैं? हम थर को कब इतना उसको वो टैप कर देंगे कि जैसे पिछले साल पाकिस्तान ने $4 बिलियन के वो फ्यूल को इंपोर्ट किया है, तो ये थर हमें कब उस $4 बिलियन के बिल से नजात दें? $4 बिलियन तो जी सिर्फ हमने कोला और LNG इंपोर्ट किया, बाकी तो हमारा जो $20 बिलियन ज्यादा का इंपोर्ट है। तो जो थर है, अगले 5 साल में हम अपना इंपोर्ट बिल आधे पे ला सकते हैं अगर हम एक फास्ट ट्रैक बेसिस पे थर बेस्ड कोल बेस्ड डेवलपमेंट एक प्रोग्राम लॉन्च करें। एक कमिटमेंट हो नेशनल के जी हमने कोला स्टार्ट विद कोले की इंपोर्ट तो बिल्कुल बंद होनी चाहिए, और जितने आपके पावर प्लांट्स हैं इनको इमीडिएटली आप एक प्रोग्राम लॉन्च करें। पहले ब्लेंडिंग हो, अप टू 20-25% आप ब्लेंड कर सकते हैं। जो आपने इंपोर्टेड कोले पे प्लांट लगाए हुए हैं उसको आप ब्लेंडिंग करें ताकि एकदम वो 20% वहाँ भी ड्रॉप हो। और दूसरा ये है कि जो बर्नर है उसको रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हर बर्नर का जो डिज़ाइन होता है वो कोयले के मुताबिक होता है, जो कोल फायर्ड प्लांट्स हैं। तो उनको आप बर्नर रीडिज़ाइन करके आप उसको थर पे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो साइबर वाला प्लांट है जो डिबैक कलर डिजास्टर है, इसको अब थर मूव करें और उस कोल थर के कोले पे बेस टू स्टार्ट विद इंपोर्ट ऑफ कोल शुड स्टॉप राइट अवे, क्योंकि थर इतना बड़ा डिपॉजिट है और ये काबिल इस्तेमाल है, माइनिंग हो रही है, 2 माइंस बन चुकी हैं वहाँ। अब वो एक्सपैंड कर रहे हैं माइन कोल गैसिफिकेशन के लिए, जिससे फर्टिलाइजर बनेगा, फौजी फर्टिलाइजर वाले इन्वेस्ट कर रहे हैं। इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, कोई $1.4 बिलियन। नहीं, कोई टाइम लाइन है कि इस आफ्टर अ डेकेड वी विल बी टोटली? मैंने तो आपको कहा कि 5 साल में हम अपना जो फ्यूल बिल है इसको आधा कर सकते हैं। तो अगर हम फास्ट ट्रैक बेस पे डेवलप करें इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, हम एक कोल बेस्ड एनर्जी सिस्टम डेवलप कर सकते हैं जिसमें हम गैस भी बनाएंगे, सिंथेटिक नेचुरल गैस भी बनाएंगे, फर्टिलाइजर भी बनाएंगे, बिजली भी बनाएंगे। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये हम उसको बिल को, इंपोर्ट बिल को आधा कर सकते हैं। पिछले दिन वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई जिसमें पाकिस्तान के वो जो पॉवर्टी का वो रेशियो
25% तक चली गई है, जो कि पिछले, वो कहते हैं कि जी पिछले 2 डेकेड्स का जो गेन था वो पिछले 3-4 सालों में डिप्लीट हो गया है। तो इसमें आप क्या समझते हैं, इसकी बड़ी वजह ये पावर बिल है, ये जो इंक्रीजिंग एनर्जी? हाँ जी, बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं है। देखो ना, आपका दुनिया का महंगी तरीन बिजली, दुनिया की महंगी तरीन गैस, जो अफोर्डेबल भी नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं है आमदनी में और इनकी टैरिफ्स में। देयर इज नो कोरिलेशन, यू नो। आप किस तरह, हाउ विल यू कोरिलेट दिस? अभी मैं इतवार को एक बुक लॉन्च पे गया हुआ था अलहम्बरा, तो एक स्टूडेंट आए मेरे पास पंजाब यूनिवर्सिटी के, तो वो मुझे कहने लगे कि जी ये, वो समझे शायद मैं फॉरेनर हूँ, तो मुझे आके अंग्रेजी में उनसे पूछा कि जी सारी दुनिया में किताबें इतनी महंगी होती हैं, क्या आम आदमी नहीं खरीद सकता? मैं कहा नहीं, सारी दुनिया की किताबें यहाँ से ज़्यादा महंगी होती है, मगर आम आदमी खरीद सकता है, क्योंकि उसकी आमदनी जो, और तनासुब है आमदनी का और कीमतों का एक तनासुब होता है। मैंने कहा हमारे यहाँ तनासुब कोई नहीं है, हालांकि यहाँ किताबें सस्ती हैं बाहर के मुकाबले, मगर वो जो एक तनासुब है, जो कोरिलेशन है, वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप जो भी, जब आप आ रहे हैं कोई चीज़ मार्केट में लेके आ रहे हैं, तो उसका अफोर्डेबल होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ अवेलेबिलिटी इज नॉट इनफ, अफोर्डेबिलिटी इज इवन मोर इम्पॉर्टेंट, कि लोग खरीद भी पाएंगे या नहीं। देखो ना, जो मार्केटिंग प्लान जब आप बनाते हैं, सबसे पहले तो अफोर्डेबिलिटी देखते, कौन खरीदेगा, बाइंग स्ट्रेंथ किसके पास है, कौन वो बिल जमा करा सकता है। अब तो लोग बिजली का बिल जमा करें, लोगों ने बच्चे स्कूलों से उठा लिए बिजली के बिल जमा कराने के लिए, क्या करें? देखो ना, फीस दें, रोटी खाएं, बिजली का बिल दें। तो ये एक बहुत इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, ये मेनली बिकॉज ऑफ इम्पोर्टेड फ्यूल, कि हमारा जो ये पावर जनरेशन है और जो फ्यूल सेक्टर है, इसने बिल्कुल इम्बैलेंस कर दिया है, पावर्टी इन्फ्लिक्ट की है, लोग मुसीबत में आ गए हैं, परेशान हैं से, और इसका हल होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, अदर देन थर्कोल, बाकी जो अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज थे, उनमें से कितने हैं जिनको हमने ओवरलोड किया है या उनको सही तरह हम यूटिलाइज नहीं कर सकते? ये जो घारो कॉरिडोर है जी, ये विंड का, इसको भी हमने प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं किया। फिर घारों से भी पहले हमने कोस्टल एरिया पे काफ़ी विंड डेटा हमारे पास मौजूद है, उसको भी हमने एक्सप्लॉइट नहीं किया। हम विंड को भी एक्सप्लॉइट कर सकते थे अगर बैटरीज ना भी होती, जिस तरह सोलर दिन में भी इस्तेमाल हो रहा है, ठीक इस तरह अगर विंड ना भी हो तो हम पानी स्टोरेज कर सकते थे, पानी निकाल सकते थे। अगर बिजली ना भी बनाते तो हम उसको यूज़ कर सकते थे, खासतौर पर कोस्टल एरियाज में इसको ऑल्टरनेट यूजेस। हमने बलूचिस्तान में एक प्रोजेक्ट किया था कि विंड पंप से पानी निकाल लें। ठीक, बलूचिस्तान में मसला पानी का है, ठीक, अगर आप पानी निकाल लें तो सारा बलूचिस्तान हरा हो जाएगा, ठीक, तो आप वो भी कर सकते थे। तो हमने इसको, ये भी मिसमैनेज हुआ, और ऑल्टरनेट एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड वाज अ वेरी बिग डिसअपॉइंटमेंट, मेनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लीडरशिप। उन्होंने प्रोफेशनल लोगों को हायर नहीं किया, सही लोगों को हायर नहीं किया, उसकी वजह से ऑल्टरनेट एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो बिल्कुल अपना रोल नहीं प्ले कर सका, और इवेंचुअली उनको उसको मर्ज करना पड़ा विद डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, उसके बाद मर्ज हो गया। अच्छा, अगर पाकिस्तान को सस्ती और सस्टेनेबल बिजली चाहिए तो आपके ख्याल में किस तरह का एनर्जी मिक्स होना चाहिए? देखें जी, पहली तो चीज़ ये है कि हमें हाइडल भी जो है वो रन ऑफ द रिवर हाइडल प्लांट्स वो बहुत सूटेबल है, और वहाँ पर इतने दरिया हैं पहाड़ों में से जो निकलते हैं, वो रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्लांट सूटेबल है हमें हमारे लिए बहुत। फिर दूसरा कोल हमारे लिए बहुत सूटेबल है, सोलर भी अब आ गया एग्रीकल्चर में, और सोलर पंपिंग वगैरह बहुत हो गई है। तो ये तीनों जो ऑप्शंस हैं ये हमारे लिए बहुत सूटेबल हैं। और व्हेन बैटरीज की कीमत नीचे चली जाएगी, बैटरी सस्ती हो जाएंगी, तो फिर हम स्टोरेज भी कर सकेंगे सोलर से और विंड से। इस वक्त मैं समझता हूँ कि एक तो रन ऑफ द रिवर पावर प्लांट जो चित्राल में आगा खान वार में शुरू किया था, ये सब नॉर्दर्न एरियाज में हम कर सकते हैं, गिलगित बल्तिस्तान वगैरह में, कि रन ऑफ द रिवर प्लांट्स लगे मैक्सिमम। और दूसरा ये है कि कोल बेस्ड हमारा एनर्जी सिस्टम हो, जिसमें गैस भी बने, फर्टिलाइजर भी बने, और LNG भी बने, SNG क्या सिंथेटिक नेचुरल गैस भी बने, और बिजली भी बने। तो ये सारा कॉम्बिनेशन जो है, इससे हम अपनी एनर्जी क्राइसिस में आ सकते हैं। बट द बॉटम लाइन इज दिस कि इम्पोर्टेड फ्यूल पे किसी भी मुल्क का अपने पैरों पे खड़ा होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अमेरिका जैसा मुल्क को भी समझ आ गई थी, हमें क्यों नहीं समझ आई, ये मेरी समझ से बाहर है। डॉक्टर साहब, आखिर में आखिरी सवाल है कि हाइड्रोजन एंड कार्बन मैनेजमेंट जैसी जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही, आपने इसका बहुत शुरू में जिक्र किया जी, क्या वो पाकिस्तान की एनर्जी सेक्टर में उनका कोई मकाम है? जी, कार्बन मैनेजमेंट तो आपको करनी पड़ेगी। अगर आप कोला बेस्ड सिस्टम पे जा रहे हैं तो कार्बन मैनेजमेंट तो आपको करनी पड़ेगी टू मेक श्योर कि आप एनवायरनमेंट को भी ना ख़राब करें। बाकी हाइड्रोजन जो है एज अ फ्यूल, अब यूरोप में तो काफ़ी इस पे वो इस तरफ जा रहे हैं, बिकॉज ये क्लीनेस्ट फ्यूल है।
और इसका जो रेजिड्यू वो पानी है, वाटर वेपर है। मगर उसमें ये कुछ सेफ्टी कंसिडरेशंस हैं, कुछ इस तरह के इश्यूज हैं जो अभी रिजॉल्व हो रहे हैं। और जो कुछ जापानी मोटर कंपनीज हैं, मेनली टोयोटा, उन्होंने काफ़ी अभी लॉन्च भी की है, एक हाइड्रोजन बेस्ड ऑटोमोबाइल भी लॉन्च की है। तो मेरा ख्याल है हाइड्रोजन इज़ द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर, और इसकी सेफ्टी और उस पर काफ़ी काम हो रहा है। और ये जर्मनी में बहुत काम हो रहा है, जापान में भी हो रहा है। तो ये हाइड्रोजन जो है ये क्लीन फ्यूल एक ऑप्शन हमें प्रोवाइड कर सकता है, मगर डाउन द रोड अभी हम उस लेवल तक नहीं पहुँचे। हमारे पास अभी तो हम उस लेवल ग्राउंड लेवल पे हैं जहाँ कोयला है, पानी है, सोलर है। तो इन चीज़ों में फोकस करके, मगर नेवरदलेस इट हैज़ टू बी डोमेस्टिक, इंडिजिनस, अपने रिसोर्सेज से आपने फ्यूल प्रोवाइड करना है जिसने हमारे मुल्क को चलाना है। व्हील्स ऑफ द नेशन शुड टर्न विद इंडिजिनस फ्यूल, नॉट इम्पोर्टेड फ्यूल। ये बॉटम लाइन। तो आखिर में कोई हुकूमत को या पब्लिक को कोई मशवरा आप देना चाहें? मशवरा यही है कि जी अपना वी मस्ट हैव अ गेम प्लान, और गेम प्लान में ये बड़ा ज़रूरी है कि सेल्फ रिलायंस, अपना इम्पोर्टेड फ्यूल। मैंने इस तरह आपको एग्जांपल दिया, ये शिनवा एक चाइना में है, इट्स अ मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर जो सारा फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। उनके पास कोल माइंस भी हैं, वो सारी दुनिया तेल भी खरीदते हैं, उनके रेलवे भी है, शिप्स भी हैं। दे हैव इंश्योर्ड फ्यूल सप्लाई टू चाइना। सो वी हैव टू इंश्योर फ्यूल सप्लाई, डोमेस्टिक फ्यूल सप्लाई एट अ वेरी लार्ज स्केल। और थर जो है 175 बिलियन टन कोयला है, और ये एक गिफ्ट है नेचर का, मैं इसको ब्लैक गोल्ड कहता हूँ। इससे हम अपने सारे एनर्जी के मसले हल कर सकते हैं और इसके कॉस्ट कम कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी की कॉस्ट से हर चीज़ कनेक्टेड है। जो चाइना इतना छा रहा है वो इसीलिए कि उन्होंने एनर्जी कॉस्ट को बहुत लो रखा हुआ है, सही, इसलिए उनकी इंडस्ट्री कंपेटिटिव है और वो फ्लरिश कर रही है, हमारी नहीं कर रही, क्योंकि हमारी सबसे हाई एनर्जी कॉस्ट है, अफोर्डेबिलिटी नहीं है। सो अप्रोच हैज़ टू बी डोमेस्टिक फ्यूल रिसोर्सेज, और कोई रास्ता नहीं है ये सब चीज़ें नीचे लाने के लिए और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए। नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम बहुत सारे सवालात छोड़ के जा रहा है, पॉलिसी मेकर्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए, पब्लिक के लिए, हम सब के लिए। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।